हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस विद सतीश में। तो जैसा कि हम लोगों ने आपको पहले बता दिया था कि हम आपको हर टॉपिक बुक में से टिक लगवाना चालू करेंगे। तो आज हम आपको टर्म फर्स्ट इकोनॉमिक्स का संदीप गुर की बुक से टॉपिक टिक लगवाना चालू कर रहे हैं। तो अगर आपके पास संदीप गुर की बुक है तो फटाफट से उसे निकाल लीजिए और एक पेंसिल लेके बैठिए ताकि आप बुक में लाइव यहाँ पे टिक कर सकें। अगर आपके पास बुक नहीं है तो हमें बता दीजिएगा, हम आपको बुक की डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल कराना चालू कर देंगे। तो चलते हैं अपनी बुक की तरफ। हमारे पास सिलेबस है और हम अपनी बुक की तरफ मूव करेंगे ताकि बुक में से आपको दिखा सके कौन सा टॉपिक कहाँ पे दिया गया है। तो ये हमारा पूरा सिलेबस था और हम अपनी अपनी बुक निकालेंगे और आप भी अपनी बुक निकालेंगे। और मैं टॉपिक लगवा रहा हूँ टर्म फर्स्ट का सिलेबस, जो पहले जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन होगा उसका सिलेबस टिक लगवाने जा रहा हूँ। तो आपको इसमें मनी एंड बैंकिंग, जो यूनिट नंबर 6 आपको दिख रही होगी यहाँ पर, ये टिक करनी है, यूनिट मनी एंड बैंकिंग, क्योंकि यही हमारा सबसे पहला टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो मैक्रो में आपको मनी एंड बैंकिंग, ये अलग अलग चैप्टर हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने मनी के चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर आप निकाल लेंगे, मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल है बुक की, और आपके पास बुक में भी 64-65 के करीब चैप्टर होगा, आगे पीछे हो सकता है, मगर मेरे पास चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 64 पे ये अवेलेबल है मनी। तो मनी में हमको देखना है सबसे पहले कि भाई मनी में आप देखेंगे मनी का इंट्रोडक्शन है, बार्टर सिस्टम है, फंक्शन सेट ऑफ मनी है, डेफिनेशन ऑफ मनी है, मनी सप्लाई है। मगर सिलेबस में बताया गया है, मगर सिलेबस हम देखें तो सिलेबस में यहाँ पे बताया गया है कि भाई हमें सबसे पहले ढूंढना है मनी का मीनिंग और सप्लाई ऑफ मनी और करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सिंपल सी बात है कि मनी का मीनिंग कहाँ पर दिया गया है। तो मनी का मीनिंग से सबसे पहले आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है। तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, बार्टर सिस्टम वगैरह के बारे में पढ़ लेंगे, भाई बार्टर सिस्टम वगैरह होता क्या है। और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो मनी है, हमारा मनी कैसे काम कर रहा है और उसका मीनिंग क्या है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में आ सकती है। तो ध्यान रहे, ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो यहाँ पे आप पढ़ लेंगे, क्योंकि ये भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें थोड़ी, क्योंकि ये मनी से लिंक करती है। तो जो हमारा मनी का जो डेफिनेशन है 5.3 आपकी बुक में, जो ये ऐसे यूनिट के पेज नंबर लिखे होंगे, यहाँ पे आपको मनी का मीनिंग ऊपर में मिल जाए। यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा का पूरा मनी का मीनिंग लिखा हुआ है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ मनी आप पढ़ लीजिएगा। देख लेते हैं हम फंक्शंस ऑफ मनी के बारे में पूछा गया है क्या। तो मनी एंड इसमें सीधा सीधा मनी का मीनिंग और सप्लाई ऑफ मनी पूछा गया था, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं भाई सप्लाई ऑफ मनी के बारे में, कि सप्लाई ऑफ मनी कहाँ पे मिलेगा। मनी सप्लाई आपको मिलेगा 5.6, ये आपको पेज नंबर मिलेगा अपनी बुक के अंदर। यहाँ पे पूरा का पूरा मनी सप्लाई का टॉपिक है, इसे आप टिक कर लीजिए फटाफट से, ठीक है। जो मनी सप्लाई वाला टॉपिक है इसे आप टिक कर लेंगे यहाँ से। ये टॉपिक आपको मिलते रहेगा और ये पूरा का पूरा जहाँ तक मनी सप्लाई चलेगा, यानी ये देखते हैं हम, ये मनी सप्लाई आपका कहाँ तक चलता है, जहाँ तक आपको मनी सप्लाई चलेगा आपको यहाँ पर टिक करके रखना है। उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाता है, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद है आपकी बुक में ही बोला गया है मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। तो ये आपको इस चैप्टर में नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा बैंकिंग चैप्टर में। कहाँ मिलेगा भाई? ये बैंकिंग चैप्टर में। तो याद रखिएगा, इसको हम टिक लगवाएंगे अभी आपको बैंकिंग चैप्टर में मनी क्रिएशन के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई बैंकिंग में क्या क्या है। तो बैंकिंग में अगर आपके पास सिलेबस होगा और आप लोगों ने सिलेबस डाउनलोड करा होगा, तो बैंकिंग में आपसे बोला गया है कि भाई मनी क्रिएशन बाय बैंकिंग कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम और सेंट्रल बैंक और उसके सिस्टम, उसके फंक्शन आपके होने चाहिए, और बैंक ऑफ इशू, गवर्नमेंट बैंक, बैंकर्स, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले बात कमर्शियल बैंक के बारे में। तो ये इसका मीनिंग आप याद कर लीजिएगा, वैसे लिखा तो नहीं है, फिर भी आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि कुछ भी भाई फंक्शंस भी पूछ सकता है, इनका कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप छोटी छोटी चीज़ें आप मिस नहीं करें क्योंकि एमसीक्यू है। तो हम अभी आपको टिक लगवाने जा रहे हैं मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। तो आप इसके हिसाब से जो पेज नंबर यहाँ पे डाला है 6.4 निकाल लेंगे, उसमें आपको मिल जाएगा मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। मनी क्रिएशन आपको यहीं पे मिल जाएगा, आप इसको पूरा का पूरा टिक कर लीजिए। कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम के द्वारा मनी क्रिएशन कैसे किया जाता है, इस पूरे टॉपिक को यहाँ से आप टिक कर लेंगे। 6.3 यहाँ पे टॉपिक नंबर है मनी क्रिएशन, ठीक है। तो आप इसे ईजिली टिक कर देंगे और ये टॉपिक आपका सेंट्रल बैंक से पहले तक चलेगा, यानी 6.6 से पहले यहाँ तक ये टॉपिक आपका एंड हो जाएगा, ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे भाई सेंट्रल बैंक के बारे में। सेंट्रल बैंक के फंक्शंस आपसे पूछा है, टॉपिक में दिया है। तो 6.4 जस्ट उसके नीचे सेंट्रल बैंक है, इसका मीनिंग आप याद कर लीजिएगा। फंक्शंस वगैरह जो हैं ये आप यहाँ पे टिक कर लीजिए भाई, फंक्शन वगैरह भी ये पूछेगा आप लोगों से। उसके बाद ये पूरे के पूरे जब फंक्शन हो जाएंगे, उसके बाद बैंक ऑफ इशू, गवर्नमेंट बैंक, बैंकर बैंक, ये सारे टॉपिक इसी के अंदर है। बैंकर बैंक, गवर्नमेंट इशू, ठीक है, सारे के सारे टॉपिक आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। बात है कंट्रोल क्रेडिट कैसे करा जाता है भाई, तो आपको जाना है 6.8 पर। कहाँ पर भाई? 6.8
6.8 पर आपको ये टॉपिक दिख रहा होगा, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट नहीं दिख रहा, तो मैं यहाँ पे आपको मार्क कर देता हूँ, 1 मिनट। जैसे कि ये आपको टॉपिक दिख रहा होगा, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा और इसको पूरा का पूरा टिक कर लीजिएगा क्योंकि इसी में से सारी चीज़ें पूछेगा। उसके बाद अपना मनी एंड बैंकिंग का टॉपिक खत्म होता है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, जैसा कि हमारे PDF में बोला गया गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। चलिए भाई इसमें से हम टिक लगाते हैं, क्या क्या बोला गया है। इसमें से हमें टिक लगाना है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट और उसके कंपोनेंट्स को टिक लगाना है। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट बजट यानी अपना चैप्टर नंबर 10 निकाल लेंगे फटाफट से। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 आपका मिल जाएगा, मेरे PDF के हिसाब से 124 पेज नंबर है। ठीक है, आप अपने जो आपका स्टार्टिंग में जो भी कंटेंट्स वगैरह दिए होते हैं उसमें लिख आपका पेज नंबर कहाँ पर है। ठीक है, PDF के हिसाब से 125 है और आपके बुक के हिसाब से 125 124 के आसपास ही होगा, तो आप इसे निकाल सकते हैं। इसमें भाई हमें टिक लगाना है गवर्नमेंट बजट इकोनॉमी हमारा टॉपिक था और इसमें हमें टिक लगाना है मीनिंग, इसके ऑब्जेक्टिव और इसके कंपोनेंट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप थोड़ा बहुत जान लीजिएगा। 10.2 में आपको मीनिंग मिल जाएगा गवर्नमेंट बजट का, ये हो गया आपका मीनिंग। यहाँ से ये मीनिंग पूरा यहाँ तक आएगा। उसके बाद आएगा भाई ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, जो कि 10.2 आपकी बुक का जो पेज नंबर है, जो भी चैप्टर नंबर 10 और पेज 2 है इसका, उसमें आप यहाँ से टिक लगा लेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फिर आपका मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। ठीक है, ये आपका टॉपिक 10.3 है, इसे भी आप टिक लगा लेंगे। ये फिर सीधा सीधा यहाँ तक चलता जाएगा जहाँ तक ये पूरा का पूरा टॉपिक है। उसके बाद आ जाएगा जस्ट उसके नीचे ही कंपोनेंट्स आपको मिल जाएगा। 10.4 टॉपिक नंबर है, ध्यान दीजिएगा टॉपिक नंबर और पेज नंबर अलग अलग है, तो वो मैं क्लियरिफाई करते रह रहा हूँ। ये आपका हो गया 10.4 कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, ये भी आपका चलते जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों से पूछा है, अगर आपके पास सिलेबस होगा तो यहाँ पे बोला है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट्स। अब हमें क्या करना है, रिसिप्ट्स का क्लासिफिकेशन करना है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है। तो चलिए भाई, ये है बजट रिसिप्ट्स अपनी। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसी में है भाई रेवेन्यू रिसिप्ट्स 10.6 टॉपिक नंबर। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स आपको इजीली क्लियरली दिख रहा होगा। ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स आपको टिक लगा लेना है, ये आपसे पूछेगा। इसके अंदर जो भी आ रहे हैं 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज वगैरह रेवेन्यू से, ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर टॉपिक है वो सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे हम आपको अब टिक लगवाएंगे कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में। कैपिटल रिसिप्ट्स 10.7 टॉपिक नंबर है, ये आपको पूरा का पूरा टिक लगाना है और इसका जो पेज नंबर है वो है 10.7। ठीक है, और अगर एक्चुअल पेज नंबर की बात करें तो 120 131 आपके बुक के हिसाब से हो सकता है। कैपिटल रिसिप्ट्स आप पूरा का पूरा यहाँ पे टिक लगाएंगे। सोर्सेज क्या है कैपिटल रिसिप्ट्स के, वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको टिक लगा के चलनी है जितना भी टॉपिक आएगा। उसके बाद आएगा भाई बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर में आपको मिल जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ये भी आपसे पूछेगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो यहाँ पे मैं लाइन कर देता हूँ। ये आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ पे दिख रहा होगा, इसे आप टिक कर लेंगे। उसके बाद 10.10 में आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर दिख जाएगा, इसको भी आप टिक कर लेंगे। डिफरेंस बिटवीन भी दोनों में पूछ सकता है, तो ये भी आप टिक करके रखेंगे, ये आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, हाउ टू क्लासिफाई एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन वगैरह हैं जो कभी भी आ चुके हैं, कुछ क्वेश्चन तो और कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ तक आपका जो टॉपिक है ये खत्म होता है। उसके बाद इसमें पूछा गया है मीनिंग ऑफ क्या पूछा, मीनिंग ऑफ मेजर ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। तो इसको भी हम टिक लगवाते हैं आप लोगों से। तो 10.12 में आपको पेज नंबर 10.12 टॉपिक 10.9 मेजर ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट में आपको रेवेन्यू, फिजिकल, प्राइमरी डेफिसिट तीनों के तीनों लाइन से आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, इसे आप टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, इनके डेफिनेशन जो इसकी डिफरेंस बिटवीन है वो भी आप टिक लगवा लीजिएगा, क्योंकि ये भी आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ तक आपको पूरा का पूरा टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे भाई BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में से आपसे क्या क्या पूछेगा। तो चलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट आप निकाल लेंगे अपनी बुक से ही। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका चैप्टर नंबर 12। देखिए, अगर आपके पास अगर बुक भी नहीं है तो आप इन टॉपिक को लिख सकते हैं कि भाई किस पेज नंबर पे कौन सा टॉपिक पढ़ा है, तो आपको आसानी रहेगी, पढ़ने में सहूलियत रहेगी। ठीक है, इसमें आपसे कुछ नहीं पूछा, इसमें पूछा है आपका मीनिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का और इसके कंपोनेंट्स। तो भाई मीनिंग आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में आपको दिख रहा होगा ये बड़ी बड़ी हेडिंग मीनिंग और बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये मीनिंग आपको जानना जरूरी है भाई क्या क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ लेंगे ईजिली।
उसके बाद मीनिंग के बाद आप सीधा जाएंगे 12.3 पे। कहाँ पे जाएंगे भाई? 12.3। टॉपिक नंबर 12.3 कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपको सारे के सारे कंपोनेंट्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, सारे के सारे कंपोनेंट्स आपको याद होने चाहिए, जो भी इसके कंपोनेंट्स हैं सारे के सारे कंपोनेंट्स आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं भाई फॉरेन एक्सचेंज रेट। नीचे ही जस्ट उसके आपके अगर आपके पास क्या बोलते हैं सिलेबस का पीडीएफ होगा तो उसमें लिखा है भाई, तो ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 11 में। तो चलिए भाई चैप्टर नंबर 11 जस्ट हम निकाल लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 11 जब आपने निकालिया फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो इसमें सीधा सीधा आप लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, इसमें आपसे 3 टॉपिक इसने यहाँ पे डिस्कस करने के लिए बोला है। भाई कौन कौन से टॉपिक है? मीनिंग ऑफ फिक्स, फ्लेक्सिबल रेट्स और मैनेज फ्लोटिंग के इनका मीनिंग पूछा है। चलिए भाई इनका मीनिंग निकालते हैं। आपको मीनिंग मिलेगा फिक्स का 11.3 में। तो हम चलते हैं भाई 11.3 की तरफ मूव करेंगे। भाई यहाँ पे आप देखेंगे पेज नंबर भी आपका 11.3 है और इसके टॉपिक भी यहाँ पे तीनों के तीनों आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो यहाँ पे आप देखेंगे भाई सारे का सारा टॉपिक फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आप टिक लगा लीजिएगा। उसके बाद फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम आपको पूरा मिल जाएगा, उसको टिक लगा लीजिएगा और मैनेज फ्लोटिंग आपको टिक लगा लीजिएगा। ये आपका होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का टर्म 1 का सिलेबस खत्म। अब आते हैं भाई टर्म 1 का सिलेबस जो हमारी दूसरी वाली बुक थी इंडियन इकोनॉमी, उसमें क्या क्या करना है हमें। तो चलिए भाई इंडियन इकोनॉमी हम निकाल लेंगे। ये भी आपकी संदीप गर्ग बुक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा पूरा नाम लिखा हुआ है। तो इसमें भाई हमें जो टिक लगाने वाले टॉपिक्स हैं वो है पहला आपको बोला गया है, तो इसमें बोला गया भाई डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। ये पूरे के जो 3 टॉपिक आपको दिख रहे हैं, तीनों चैप्टर आपको दिख रहे हैं, ये बशर्ते तीनों चैप्टर आपको आ रहे हैं। भाई ये डीपली पेपर होगा, आपको थ्योरेटिकल होगा, आप सभी को पता है। तो इसमें पूछा जा सकता है क्या कुछ भी चैप्टर के रिगार्डिंग ही पूछा जाएगा। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसमें हमें अपने पीडीएफ में देखना पड़ेगा क्या पूछा जाएगा इसमें से। तो अगर आप पीडीएफ में यहाँ से ध्यान से देखें, बोला गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी इसका पूरा का पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देना है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर ही आपके एग्जाम में आएगा, तो इसमें से कोई भी टॉपिक आप मिस मत करिएगा। तो इस चैप्टर को आपको पहला टॉपिक समझ में आया भाई इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो यहाँ पे दिया गया है। दूसरा भाई यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो बोला गया था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 तक, ये उसके नेक्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल पेपर होने वाला है, तो इसलिए आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ के जाना पड़ेगा। तो हम इसके आते हैं भाई सेकंड चैप्टर की तरफ। सेकंड चैप्टर है हमारा इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990। तो इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है भाई? इसमें आपसे पूछा गया है गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। तो गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, इकोनॉमिक प्लान नहीं लगवा रहा, क्योंकि भाई टोटल इसमें 7 टॉपिक्स हैं। आप 7 टॉपिक्स इजीली पढ़ लीजिएगा। गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपसे पूछा जाएगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो ये आपको क्लियर पढ़ लेना चाहिए पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। तो लिखा मेन फीचर, प्रॉब्लम, पॉलिसी ऑफ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज एंड फॉरेन ट्रेड। बाहर के अगर आपको आवाज़ें आपको आ रही होंगी स्पीकर में, तो आप उनको इग्नोर करिएगा, माफ़ करिए भाई, ऐसी आवाज़ें नॉर्मल जगहों से आती रहती है। ठीक है, तो आवाज़ों को थोड़ा इग्नोर करने के लिए इसलिए मैं माफ़ चाहता हूँ भाई। तो ये चैप्टर आपका क्लियरली हो गया होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। पहले भाई आपसे यहाँ पे कुछ पूछा जाए, उसमें आपको पूछा जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी का जो भी आपके पास नई बुक होगी, लेटेस्ट बुक होगी, तो उसमें पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट दिया होगा ये जीएसटी वाला, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और आपको डाउट होगा भाई ये कॉन्सेप्ट कहाँ है और कैसे, अगर आपको मिल जाएगा तो आप इसकी पिक हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी हमसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, तो आप मुझसे डायरेक्ट वहाँ पे मैसेज करके ये सारी जानकारी ले सकते हैं भाई उसमें से हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो अब आपको पढ़ना है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 के अंदर, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। तो चलिए भाई उस टॉपिक को हम निकाल लेते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। तो देखिए जब हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 निकालेंगे, उसका नेक्स्ट चैप्टर ही आपको मिल जाएगा इजीली अपनी, जब आप संदीप वर्ग की बुक यहाँ पे निकालेंगे। देखिए ये रहा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल। ये पूरा का पूरा चैप्टर ही आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें से भी आप कुछ स्पेसिफिक नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसमें से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा ताकि आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे।
उसके बाद है भाई यूनिट 7, आपको करंट चैलेंजेस फेसिंग एन इंडियन इकोनॉमी में आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए भाई बुक की तरफ अपनी चलते हैं। ये चैप्टर ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, इसमें से भी आप कुछ भी इस पर मत करिएगा। तो जब ये वाला चैप्टर निकाले, चैप्टर नंबर 4 पॉवर्टी वाला, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे बोला गया है भाई मेजर ऑफ पॉवर्टी रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। ये दिखाते हैं हम आपको, ये मिलेगा आपको टॉपिक 4.4 के अंदर। और उसके बाद है क्रिटिकल एवोल्यूशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्रामिनेशन 4.10 और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया 4.9। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसी टॉपिक में मिल जाएंगी। हम दिखा देते हैं भाई, इसको भी आप टिक कर लीजिएगा। स्टार्टिंग में भी आप टिक कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं आप टॉपिक के बीच में भी जाके टिक करेंगे। भाई 4.4 टॉपिक है मेजर ऑफ पॉवर्टी एंड रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इन दोनों के बारे में पूरा मीनिंग आना चाहिए। और वैसे आपको पॉवर्टी के बारे में पूरी जानकारी पता होनी चाहिए। कुछ भी अगर केस स्टडीज वगैरह बना के पूछी जाए तो आप इजीली वहाँ पे एग्जाम को क्रैक कर पाए। देखिए 4.9 पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया, ये भी आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। और 4.10 आप नीचे आते जाइए, स्क्रॉल करिएगा नीचे, अपनी बुक में देखिए क्रिटिकल एवोल्यूशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स 4.10, ये दोनों टॉपिक आपको टिक लगाने लिए हैं क्योंकि ये भी एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है तो थोड़ा आप इसके बारे में और जान लीजिएगा, पॉवर्टी के बारे में होता है क्या, इसके कॉजेज क्या हैं, क्या क्या कारण है, क्योंकि अगर उनमें से भी कुछ पूछा जाए तो आप इजीली उनका जवाब दे पाएंगे। थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है क्योंकि टॉपिक आपको टिक लगवाने में टाइम लग रहा है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिए। अगर आपको ज़्यादा टाइम की कमी है तो वीडियो को 2x की स्पीड में आप कर सकते हैं भाई, तो उससे आपको ये रहेगा कि वीडियो आप फटाफट फास्ट फॉरवर्ड तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो निकालेंगे चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें से भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक आपको बताए गए हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहले उन स्पेसिफिक टॉपिक को आप यहाँ पे देख लीजिए भाई क्या बताया गया है, क्योंकि आपको भी दिखाना जरूरी है। हाउ पीपल बिकम रिसोर्स और रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये दोनों टॉपिक हैं भाई कि कैसे जो लोग हैं, आम जनता है भाई, ह्यूमन कैपिटल कैसे लोगों को ह्यूमन कैपिटल कैलकुलेट करना गया और ह्यूमन कैपिटल का यहाँ पे रोल क्या क्या है। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या, यहाँ पे अगर आप देखेंगे टॉपिक के अंदर तो यहाँ पे आपको कहीं भी स्पेसिफिक तरीके से नहीं दिया गया, तो ये सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी, इजीली अवेलेबल है वहाँ पर। मगर यहाँ पे आप देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा तो भाई क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे पहले बोला गया है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ये जो ऊपर के 3 टॉपिक हैं यहाँ पर, ठीक है, ये वाले फर्स्ट वाले इंट्रोडक्शन, ठीक है, और ये मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तीनों के टॉपिक आप पढ़ लेंगे। और इंपॉर्टेंस एंड रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये 4 टॉपिक आप पढ़ लेंगे तो इसी से 20 से आपके क्वेश्चन बन के आएंगे। और फिर वही बात, अगर आपको भाई एक्स्ट्रा टाइम है तो आप पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ पे इजीली पढ़ सकते हैं भाई। पढ़ने में ज़्यादा पढ़ने में कुछ घाटा नहीं जाता, लोगों को आपके फ्यूचर में भी काम आएगा, ये एग्जाम में नहीं पूछा गया तो। ठीक है, तो सारे के सारे टॉपिक आपको नीचे अवेलेबल में दिए होंगे, वहाँ पे आप जाके अपने आप से टिक लगा सकते हैं। इसलिए मैं अभी ये टिक नहीं लगवा रहा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी हम लोग 17 मिनट से ऊपर क्रॉस कर चुके हैं, तो मैं नहीं चाह रहा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लंबी हो और आप लोग इसमें बोर फील कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आते हैं भाई, चैप्टर नंबर 6 की तरफ। अगर आपको टिक लगाने में फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं कि मैं आपको ईजिली वहाँ पे पर्सनली आपको बता दूंगा भाई आप कौन सा चैप्टर यहाँ पे कौन सा टॉपिक टिक लगाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है भाई अपना इसी बुक में चैप्टर नंबर 6, जो कि है हमारा, आप चैप्टर नंबर 6 पहले निकाल लीजिए। चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा रूरल डेवलपमेंट, तो ये भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये आप अपना लास्ट टॉपिक है यहाँ पर। तो इसमें सिलेबस में आपसे क्या पूछा जाएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिलेबस में आप देखिए, सिलेबस में आपसे पूछा जाएगा भाई की इशूज क्रेडिट एंड मार्केटिंग, रोल ऑफ कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर डाइवर्सन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। चलिए भाई यहाँ पे हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप इसका मीनिंग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पूछा गया रूरल और क्रेडिट, मतलब अगर हिंदी में बोलूँ तो साख और मुद्रा। तो रूरल क्रेडिट आप यहाँ से पढ़ लेंगे भाई, क्या होता है रूरल क्रेडिट, कौन कौन से सोर्सेस हैं इसके। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर मार्केटिंग के बारे में। तो आप उससे पहले बैंकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे ऊपर यहाँ पे टॉपिक दिया गया, मैं दिखा देता हूँ आपको कीवर्ड्स टर्म में। जैसे यहाँ पे देखा गया, देखो यहाँ पे 6.4 रूरल क्रेडिट आपको यहाँ तक पढ़ना है। सोर्सेज क्या क्या हैं ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे आप बैंकिंग के बारे में भी आपको इजीली पढ़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आएगा एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम, तो मार्केटिंग के बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद भाई पूछा क्या है, उसके बाद बोला गया रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स एग्रीकल्चर एंड डाइवर्सिफिकेशन। सिंपल सी बात यह है कि ये जो आपको पूरा टॉपिक है, जो पूरा का पूरा जो चैप्टर है, यही आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको इसमें से सवाल बन के पूछे जाएंगे। क्योंकि इसी में सारे के सारे टॉपिक हैं, मैंने डीपली एनालाइज कर रखा है। तो सारे टॉपिक इसी टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स हैं, तो सब आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको आगे का समझ में आएगा।
चलिए आशा करते हैं आपको वीडियो पूरा समझ में आएगा। इसका जो टर्म 2 का वीडियो है, सेकंड का जो वीडियो है वो आपको जल्द ही प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचती रहे। और अगर आपको इन वीडियो का लिंक चाहिए तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उसके बाद मैं वीडियो का लिंक आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दूंगा। और इंस्टाग्राम पर आप हमें जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मोस्टली लोग मैंने देखा है कि भाई वो वीडियोज़ को देख तो रहे हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करें। तो अगर आपको हमारा एफर्ट्स बिल्कुल भी लग रहा है कि भाई हम अपनी तरफ से कुछ मेहनत करें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे कहने से तो आप करेंगे नहीं, मगर ये आपकी इच्छा है भाई, आपको लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जल्द ही हम अपनी जो चैनल पे बिजनेस रिलेटेड वीडियो बनाते रह रहे हैं, कि मतलब हम बिजनेस पढ़ा रहे थे, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं विद MCQ कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आने वाले वीडियोस पर आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। धन्यवाद। सुरक्षित रहिए और घर पे रहिए और पढ़ते रहिए। जिन बच्चों को टीआरजन और इकोनॉमिक्स की NCERT की बुक की वीडियो चाहिए थी, वो जल्द ही प्रोवाइड हो जाएंगी। आज या फिर कल तक इनकी वीडियो भी आपको जल्द ही मिल जाएंगी। तो अपने दोस्तों को जिनके पास टीआरजन की इकोनॉमिक्स है और NCERT में पढ़ते हैं वो, तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली